Welcome students to the physics online classes. Students, in the previous video we have discussed the velocity selector, यानी कि जो हमने पिछले वीडियो अपनी कवर की थी उसमें हमने वेल फिल्टर एक टॉपिक पढ़ा था और चैप्टर का नाम था गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन क्या है कि एक डिवाइस है जिसके थ्रू जो भी हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या फिर पॉजिटिव आयंस होते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब कैसे हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, तो इन सभी को एक हाई एनर्जी लेवल तक क्या किया जाता है? त्वरित किया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है। इस डिवाइस को जो बनाया था वो थे दो साइंटिस्ट, E.O. लेवेंस एंड M.S. लिविंगस्टोन। इन दोनों ने इस डिवाइस को बनाया था। जो सामने आपको एक ये डायग्राम दिख रहा है, यही साइक्लोट्रॉन है। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि देखिए, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर, क्योंकि जब हमने एक टॉपिक क्रिएट किया था अपना पढ़ा था उसमें कि जब भी कोई पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके फोर्स के कारण वो एक सर्कुलर वे में मोशन करने लगता है। तो सेम यहां पर है कि जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में परिभ्रमण करता है तब जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसकी ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। तो इसलिए एक तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों में उस चार्ज पार्टिकल को बार बार एक्सेलरेट कराते हैं ताकि वो अपनी हाई एनर्जी लेवल तक पहुंच जाए। नेक्स्ट था इसका कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट पॉइंट था इसका प्रिंसिपल, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन यानी कि संरचना। सामने डायग्राम में आपको डी, जो अंग्रेजी का अल्फाबेट होता है, दो पार्ट दिख रहे हैं, D1 और D2। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, एक एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, किसी एक शॉर्ट डिस्टेंस में रखे हुए हैं, और इन दोनों डीज को एक ऑक्सीलेटर यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज के थ्रू जोड़ दिया गया है, जिससे हमें 10 की पावर 4 वोल्ट तक का पोटेंशियल मिलता है। तो यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब जो आपके ये D1 और D2 प्लेट है, इन दोनों के परपेंडिकुलर वे में एक हाई फ्रीक्वेंसी मींस हाई पावर का 1.5 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है। इन दोनों डीज के बीच में एक फिलामेंट सोर्स होता है S। तो जब इसमें करंट फ्लो होता है तो इस फिलामेंट से क्या होता है? एक पॉजिटिव आयन निकलता है। जब करंट फ्लो हुआ तो करंट फ्लो होगा तो इनमें करंट कौन सा नेगेटिव होगा, D2 में नेगेटिव। तो जो S है हमारा फिलामेंट सोर्स, इससे जो भी पॉजिटिव पार्टिकल निकलेंगे वो कहां जाएंगे? आपके D2 प्लेट पर आएंगे। और यहां पर होती है ये विक्षेपक प्लेट यानी डिफ्लेक्शन प्लेट। इसका क्या ही होता है, हम इसके वर्किंग में पढ़ेंगे। वर्किंग कि जब इस ऑक्सीलेटर में प्रत्यावर्ती वोल्टेज के थ्रू इसको एक वोल्टेज अप्लाई किया गया और ऊपर क्या लगा हुआ है? इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो गए। जब दोनों ही फील्ड क्रिएट हो गए तब जो इस S से एक पॉजिटिव, ये गर्म होगा फिलामेंट क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। तो फिलामेंट गर्म होगा तो उससे एक पॉजिटिव चार्ज आयन निकलेगा और यही चार्ज आयन पॉजिटिव होने के कारण प्लेट D2 पर आ जाएगा। अब प्लेट D2 पर आया। अब यहां से आने के बाद यहां पर घूमेगा, फिर से D2 प्लेट से D1 प्लेट में जाएगा और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और एक पोजीशन ऐसी आती है कि डिफ्लेक्शन प्लेट के थ्रू इस पॉजिटिव आयन को बाहर निकाल लिया जाता है। ये इसकी होती है कार्यविधि। अब देखिए, इन दोनों प्लेट के बीच में एक दूरी है, डिस्टेंस है। तो पहले तो जब निकालते हैं रेडियस, इसकी रेडियस क्या होगी, तो हम जानते हैं कि जो यहां पर फोर्स लगा हुआ है आपका QVV,
जो लॉरेंज फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, इसी के कारण जो हमारा जो पार्टिकल है वो एक सर्कुलर वे में मोशन करता है। तो mv²/r सर्कुलर वे में मोशन कर रहा है, तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्र बल की आवश्यकता है, वो होता है mv²r। v से v कैंसिल आउट और r इज इक्वल टू mv/qv। ये क्या हुआ, ये उस पार्टिकल की सर्कुलर की रेडियस आ गई कि जिस रेडियस में वो घूम रहा है, पहले में दूसरे में, इस तरह से। नेक्स्ट, और हमने क्या कि जो पार्टिकल है टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, हम कहते हैं कि ये पार्टिकल देखिए जब यहां से d1 से निकलेगा तो यहां तक ये एक डिस्टेंस पार कर रहा है। सिमिलरली यहां से जब यहां तक आएगा तब ये दूसरी डिस्टेंस पार करेगा हाफ, तब एक इसका सर्किल कंप्लीट होता है। तो उसके लिए कहते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितनी है, हाफ सर्किल है, तो पाई r अपॉन v। और दूसरे चक्र के लिए ये t1 होगा, ये पहले चक्र के लिए, दूसरे के लिए, दूसरे चक्र के लिए t2 इज इक्वल टू पाई r अपॉन v। तब पूरा परिक्रमण काल, तो एक चक्कर लगाने में लगा समय, एक टाइम ड्यूरेशन टू कंप्लीट वन रोटेशन, ठीक क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, t1 प्लस t2 यानी कि 2 पाई r अपॉन b। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये हमारे पास एक सर्किल का टाइम पीरियड आ चुका है। नेक्स्ट, जो टाइम पीरियड है तो इसके लिए इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जो आवृत्ति होगी इसकी, आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी, m इज इक्वल टू 1/t। इट मीन्स इट विल बी, देखिए अब r/v था, यहां पर हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन आई थी हमारी r इज इक्वल टू mv/qv, इस टर्म को रख सकते हैं, तो यहां से t हो जाएगा हमारा 2 पाई m/q इंटू v। जैसे कि r है तो r की वैल्यू रखते हैं mv/qv, b से b कैंसिल आउट, तो 2 पाई m/qv। अब इस टर्म को हम यहां पर रखेंगे, तो जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी qv/2 पाई m। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल टू कंप्लीट नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड। अब इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी है, ना तो वो r पर डिपेंड कर रही और ना ही वो v पर डिपेंड कर रही, वो डिपेंड कर रही है t पर। यानी कि प्रत्येक साइकिल के लिए क्या होगा, जो इसका जो रोटेशन होगा वो सेम टाइम लेगा। इसलिए जब पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसकी रेडियस भी बढ़ेगी, और जब दोनों बढ़ेंगी तो क्या हो जाएगा, हमारा जो टाइम कांस्टेंट है वो इक्वल रहेगा। तो इसी को कहते हैं हम साइक्लोट्रॉन आवृत्ति, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति। यानी कि जब कण का वेग बढ़ता है तो उसके साथ साथ उसकी रेडिएशन की वृत्तीय पथ की त्रिज्या भी बढ़ती है, जिससे उसका समय हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ऐसी ही आवृत्ति को क्या कहते हैं हम, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। स्टूडेंट, अब इसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है, इसकी कुछ सीमा है। पहली सीमा क्या है कि इट डज नॉट एक्सेलरेट द अनचार्ज पार्टिकल लाइक एज न्यूट्रॉन। ये अनावेशित कणों को त्वरित नहीं करता है, जैसे कि न्यूट्रॉन। ये आपका एक न्यूट्रल चार्ज है, इस पर ना कोई पॉजिटिव होता है ना कोई नेगेटिव होता है।
पॉइंट नंबर 2 में आता है आपका कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी है और इसका मास जो है बहुत ही छोटा है, इसलिए ये भी क्या है आपका इम्पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 3 आता है आपका कि जब इसको हम हाई पावर का करंट देते जाएंगे और अधिक करंट देंगे तो इसका एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा। जब एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो जितनी लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸, तो ये जो पार्टिकल है इतनी वेलोसिटी नहीं कवर कर सकते। बट अगर ये उसके अप्रोक्सीमेट भी रहते हैं तो जो पार्टिकल है उसका जो मास है वो पार्टिकल का मास वेलोसिटी के साथ साथ क्या होता है, चेंज होता चला जाता है। तो सपोज कीजिए उसका रेस्ट मास जो है m0 है और जो उसका वेग है वेलोसिटी भी है, तो उसके लिए जो उसका मास होगा m = m0/√1 - v²/c², where m is the mass when particle moves with a velocity equal to the velocity of speed. तो m = m0/1 - v²/c²। इन दिस केस जो हमारी आवृत्ति होगी n जो होगी वो क्या हो जाएगी, n = qv1 √1 - v²/c² और अपॉन 2πm0। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज द फाइनल टॉपिक। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे वायु सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। थैंक यू गाइस।